हेलो, मैं यूट्यूब लर्नर। मैंने आप लोग को ऊतक के विषय में सारी जानकारी दे दी थी। अब मैं ये 12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। तो इसके मैं हर एक ऑब्जेक्टिव को बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरा थ्योरी क्लासेस देख लीजिए, लेकिन मैं जहाँ जहाँ पे ज़रूरी होगा मैं वो चीज़ें मैं बता दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मांसपेशियों में थकान, फिर ये खाली जगह है। मांसपेशियों में थकान फिर के इकट्ठा होने से होती है। पहला है एटीपी, दूसरा एडीपी, तीसरा लैक्टिक अम्ल, चौथा कार्बनिक अम्ल। तो एटीपी क्या होता है? मैंने आप लोग को जब कोशिका पढ़ाया था तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, उसी में मैंने आपको बताया था कि 38 एटीपी बनते हैं, ठीक है। इसको फुल फॉर्म में इसका है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जो ये टूटते हैं तभी शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो ये हमारे एटीपी कहलाते हैं। अब आया एडीपी, तो ये भी अणु होते हैं जो कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करने में सहायता करते हैं। जब ये एटीपी आपके टूटते हैं तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसके बाद में ये एडीपी यानी कि एडेनोसिन, ये आपका ऊपर वाला जो है वो ट्राइफॉस्फेट है और ये ड्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही अंतर है। एटीपी जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और एडीपी जो ये है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है ये, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल तो आप जानते होंगे, जिसमें कार्बन मौजूद होता है वो अम्ल आपका कार्बनिक अम्ल कहलाता है। आप देखते हैं लैक्टिक अम्ल के बारे में। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बढ़ने लगता है, ठीक है, इकट्ठा होने लगता है या बढ़ने लगता है, तो हमारी मांसपेशियों जो है थकान का अनुभव करने लगती है, मतलब शरीर थका थका सा अनुभव करने लगता है। क्योंकि हमारी जो मांसपेशियों में होता है एक साइनोवियल द्रव होता है। ये साइनोवियल द्रव जो होता है ये हमारी मांसपेशियों में स्फूर्ति बनाए रखता है। इससे हमें चलने उठने, मतलब हमारी मांसपेशियों के लिए ऊर्जा, मतलब मांसपेशियों में जो भी आपका जो भी मांसपेशियों के कार्य हैं, जो भी गति है, जो भी चीज़ें मांसपेशियां कर रही हैं, गति प्रदान कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, संकुचन का कार्य कर रही हैं, तो वो आपके साइनोवियल द्रव के कारण करती है। क्योंकि साइनोवियल द्रव उनको इतना स्मूथ बनाए रखता है मांसपेशियों को। लेकिन जब ये साइनोवियल द्रव कम होने लगता है और लैक्टिक अम्ल बढ़ने लगता है तो हमारे मांसपेशियों में थकान होने लगती है। तो इसका पहले का हो गया आपका ये, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई है, इसमें है कैम्बियम, न्यूरॉन्स, कोशिकाएं, गुहिका। तो कैम्बियम आपका क्या होता है? कैम्बियम जो होते हैं ये पौधों की एक परत होती है, जो पौधों की वृद्धि होती है, पौधों की मोटाई होती है, उनके लिए जिम्मेदार होता है कैम्बियम आपका। उसके बाद में कोशिकाएं देखते हैं। कोशिकाएं तो मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है। उसके बाद में आपका देखते हैं गुहिका। गुहिका क्या होती है? जो हमारे शरीर होता है, शरीर के अंदर का जो शरीर के अंदर की जो खोखली जगह होती है या खोखला स्थान होता है उसे हम गुहिका बोलते हैं। जैसे मुख गुहिका, जो मुंह में आपका खाली स्थान है जिसमें आपके दांत हैं, जीभ है, लार ग्रंथियाँ ये सब है, तो उसे आप जो मुंह में जो खाली स्थान है उसको ही मुख गुहिका बोलेंगे। तो गुहिका, उसके साथ शारीरिक गुहिका भी होती है। तो शारीरिक गुहिका क्या होता है? जो हमारा शरीर के अंदर का खोखला स्थान है उसको शारीरिक गुहिका बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है उदर गुहिका, ठीक है। तो इस प्रकार से गुहिका भी हमने समझ लिया। तो आपने कैम्बियम को समझा कि यह जो है पौधों की एक परत होती है जो वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। कोशिकाओं को समझा कि शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्म मूलभूत इकाई होती है। गुहिका को समझा कि शरीर के अंदर का जो खोखला स्थान होता है उसको गुहिका कहते हैं। अब देखते हैं न्यूरॉन्स। तो हमने आपको बताया था अभी ऊतक के विषय में कि तंत्रिका ऊतक में मैंने आपको बताया था कि उस तंत्रिका को हिंदी में न्यूरॉन्स कहते हैं। तो हमारा जो तंत्रिका ऊतक की इकाई है, जो हमारा तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई आपकी न्यूरॉन्स है। जिस प्रकार मानव शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई होती है आपकी कोशिका, उसी प्रकार तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है आपकी न्यूरॉन्स, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब तीसरा देखते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला है मार्गन, दूसरा है मेंडल, तीसरा है मेयर, चौथा है मेमन। तो आप को थोड़ा थोड़ा इन लोग के बारे में बता देते हैं। मार्गन थे, इन्होंने आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो मक्खी पर किया था। दूसरे पे देखते हैं मेंडल ने जो है मटर पे अपने प्रयोग किए थे। मटर के पौधे पर इन्होंने आनुवांशिक प्रयोग किया था। अब देखते हैं मेयर। तो मेयर कौन थे? कार्ल मेयर, जिनका पूरा नाम था इनका कार्ल मेयर।
1819 में इन्होंने अपनी जो है पुस्तक लिखी थी। कार्ल ने ही हिस्टोलॉजी शब्द का निर्माण किया। इन्होंने हिस्टोलॉजी शब्द का निर्माण दो शब्दों से इनके हिस्टोलॉजी शब्द का निर्माण उन्होंने दो शब्दों को मिलाकर किया था। जिन्होंने जो दो शब्दों का प्रयोग किया था वो ग्रीक भाषा के शब्द थे। इसमें पहला था हिस्टोस। पहला क्या था? हिस्टोस। और दूसरा था आपका लोगोस। क्या था दूसरा? लोगोस। ये मैंने थ्योरी में नहीं बताया, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता दे रही हूँ। तो आपका हिस्टोस का अर्थ होता है ऊतक और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो जब इन्होंने हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का संपूर्ण अध्ययन किया, इसी के लिए इसे हिस्टोलॉजी कहा गया। ठीक है, तो इसका अध्ययन किसने किया था? कार्ल मेयर ने। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ के में आ गया होगा। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कार्ल मेयर ने। इन्होंने इसको दो शब्दों में विभाजित किया था, एक हिस्टोस और लेगोस। हिस्टोस का अर्थ था ऊतक, लेगोस का अर्थ था अध्ययन। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मैं ये थ्योरी क्लास में आपको बताना भूल गई थी कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ये आपके मेयर हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? इसमें पहला है कंकाल, दूसरा है तंत्रिका, तीसरा है संयोजी, चौथा है जनन। ठीक है, तो कंकाल के बारे में आपको मैं पूरा थ्योरी पूरा बताऊंगी कि कंकाल क्या है, कैसे कंकाल तंत्र में कितनी कहाँ पे कितनी अस्थियाँ होती हैं, क्या होता है। उसके बाद में देखते हैं तंत्रिका ऊतक। मैंने बताया जो हमारा मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका ऊतक से मिलकर बनता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया संयोजी ऊतक वो होते हैं जो हमारे संपूर्ण शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जनन अंग वे होते हैं जो स्त्री पुरुष में दोनों में पाए जाते हैं, और जो प्रजनन की क्षमता उत्पन्न करते हैं वो हमारे जनन अंग कहलाते हैं। तो इसमें मैंने आपको जब बताया था कोशिका के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि आपका जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। जब आपने अगर मेरा थ्योरी क्लासेस अच्छे से देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल्स होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ब्रेन कैंसर हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि तंत्रिका कोशिका में तो विभाजन नहीं हो रहा है, लेकिन गिलियम सेल जो होती है उनमें विभाजन हो जाता है, जिस कारण से ब्रेन कैंसर होता है। मैंने आपको कोशिका में अच्छे तरीके से बताया था। तो अब यहाँ पे पूछा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो इसमें आपका आ जाएगा तंत्रिका। ठीक है, अब पांचवा है तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है? तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है? इसमें तंत्रिका ऊतक, दूसरा है उपकला ऊतक, तीसरा है लसिका, चौथा है एपिथेलियम ऊतक। तो मैंने आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में ऊतक में अच्छे तरीके से बताया, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। मैंने बताया था कि जो आपका मस्तिष्क होता है वो अपने जो संदेश होते हैं उसको संपूर्ण शरीर तक और संपूर्ण शरीर को के संदेश को मस्तिष्क तक कैसे पहुँचाता है, ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया। तो उसके लिए आप मेरे थ्योरी क्लासेस देखिए। उपकला ऊतक भी मैंने आपको बताया था। उपकला ऊतक में मैंने भी आपको अच्छे से बताया था कि ये उपकला ऊतक से हमारी त्वचा बनती है जो हमारी शरीर की रक्षा करती है। लसिका भी मैंने बताया था कि हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। एपिथेलियम ऊतक, उपकला ऊतक को ही एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। तो इसमें तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है? तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। ठीक है, आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया था। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसमें उपास्थि, पहला उपास्थि, दूसरा है लिगामेंट, तीसरा है टेंडर, चौथा है अंतराकाशीय द्रव। तो आपका जो उपास्थि होता है वो कोमल और लचीली होती हैं जो हमारे कोमल अंगों में पाई जाती हैं। बच्चे में उपास्थि की संख्या सर्वाधिक होती है। लिगामेंट, तो यहाँ पे मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला आपका जो ये लिगामेंट होता है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है। और आपका ये हुआ टेंडर को हिंदी में कंडरा भी कहते हैं। इसका क्या कार्य होता है कि ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। आपका टेंडर जो होता है ये आपके मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में देखते हैं
7वां क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी में कौन सा ऊतक पाया जाता है। अब पूछा है मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी में कौन सा ऊतक पाया जाता है। संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक। तो संयोजी ऊतक में मैंने बताया था कि संयोजी ऊतक में वे ऊतक आते हैं जो हमारे संपूर्ण शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। पेशी ऊतक में मैंने आपको 3 बताए थे, ऐच्छिक, अनैच्छिक, हैदीय पेशी। तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत त्वचा आती है जो हमारे संपूर्ण शरीर के रक्षा करने का कार्य करती है, बाह्य तथा आंतरिक रूप से रक्षा करने का कार्य करती है। तो तंत्रिका ऊतक से मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क तथा जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसको मेरुदंड भी बोलते हैं, तो उसका जो निर्माण होता है वो तंत्रिका ऊतक के माध्यम से होता है। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने सारा डिटेल अपना थ्योरी में बता के रखा है। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक सबसे तेजी से पुनः उत्पन्न होता है। हड्डी ऊतक, रक्त ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। ठीक है, तो हड्डी ऊतक वो होते हैं जिनसे हमारा कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। रक्त ऊतक, आपने सुना होगा कि ज़्यादातर प्रचार किया जाता है कि ब्लड अपना डोनेट करो क्योंकि ब्लड तो बन जाता है, प्लाज्मा भी बन जाता है, कुछ दिनों में आप खा पी लेते हैं तो आपके जो आप ब्लड देते हैं तो ब्लड का निर्माण हो जाता है। तंत्रिका ऊतक मैंने आपको बताया था इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता और ये एक बार बन जाने पर बार बार नहीं बनती। पेशी ऊतक जिससे हमारी मांसपेशियाँ बनी होती हैं। ठीक है, ऐच्छिक, अनैच्छिक, हैदी। तो आपका ये कौन सा उसमें हो गया, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक सबसे तेजी से पुनः उत्पन्न होता है। तो आपका इसमें होगा रक्त। रक्त आपके शरीर में पुनः उत्पन्न होता है क्योंकि आपको जब रक्त का टॉपिक बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें 60% प्लाज्मा और 40% रुधिराणु होते हैं। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सारा कुछ होता है। तो ये कितने कितने दिन में मर जाते हैं, कितने कितने दिन में पुनः उत्पत्ति उनकी हो जाती है। कार्टिलेज किस ऊतक का उदाहरण है। इसमें पूछा है कार्टिलेज किस ऊतक का उदाहरण है। इसमें संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। तो संयोजी ऊतक को मैंने बताया कि शरीर को जोड़ने का कार्य करते हैं। उपकला ऊतक जो शरीर को आंतरिक बाह्य सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तंत्रिका ऊतक जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। पेशी ऊतक ठीक है, पेशी ऊतक में हैदी पेशी, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी। तो संयोजी ऊतक मैंने आपको बताया था कि ये जो है शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इसमें आपको रक्त, लिम्ब, अस्थि, उपास्थि बताया था। तो अस्थि आपकी होती है उसे ही कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये संयोजी ऊतक का उदाहरण। ठीक है, ये आपका संयोजी ऊतक का। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो मैंने आपको बताया था पेशी ऊतक में ऐच्छिक, अनैच्छिक और हैदी पेशी आती हैं। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब आप मेरा ये पूरा थ्योरी क्लासेस बहुत अच्छे से देखेंगे ना तो आपसे सारे क्वेश्चन अपने आप से ही होंगे। रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो आपका मैंने अभी क्या बताया कि हमारा जो ब्लड होता है वो 60% प्लाज्मा और 40% रुधिराणु से मिलकर बनता है। इसमें जो प्लाज्मा होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है जिसमें फाइब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया और एंटीबॉडी हो गया। इसके अलावा जो रक्त का जो रुधिराणु वाला हिस्सा होता है उसमें रुधिराणु वाले हिस्से में आपका इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स यानी आरबीसी, इसको बोलते हैं आरबीसी, इसको डब्ल्यूबीसी, इसको प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, 60% प्लाज्मा होता है, यही रक्त का तरल वाला हिस्सा होता है। ये सारे ठोस वाले क्या, रुधिराणु वाले हिस्से होते हैं। ठीक है, लिगामेंट किसे जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से, हड्डी को मांसपेशी से, मांसपेशी को त्वचा से, तंत्रिका को हड्डी से। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको जब आगे बताया था मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक के विषय में बताया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि मांसपेशी को हड्डी से टेंडर जोड़ता है। तो यहाँ पे पूछा क्या, हड्डी को हड्डी से। तो लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशी से आपका टेंडर यानी कंडरा जोड़ता है। मांसपेशी को जो आपको त्वचा